गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है संघीय कार्यपालिका का। संघीय कार्यपालिका के तहत हमने प्रीवियस वीडियो तक अध्ययन किया कि कुछ विभाग है वो राष्ट्रपति है उसकी सलाह से, उसके परामर्श से और उसको सूचना देने के बाद कुछ विभागों को क्या है प्रधानमंत्री स्वयं अपने पास भी रखता है। इस प्रकार मंत्री परिषद है उसमें बहुत सारे विभाग तो क्या है तो मंत्री परिषद के सदस्यों में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषय के जो विभाग है, महत्वपूर्ण कुछ दायित्व है वो प्रधानमंत्री है वो स्वयं अपने पास भी रखता है। और अपने पास रखने के कारण क्या है कि उन विभागों का वो क्या होता है प्रभारी होता है, प्रमुख होता है और उन विभागों से संबंधित समस्त कार्य है वो स्वयं की देखरेख में किए जाते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रधानमंत्री के जो शक्तियां हैं और जो उसके कार्य है वो प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं और उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वैसे वैसे साथ साथ में क्या है कि आप नोट्स भी प्रॉपर तैयार करते रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। फिर भी कोई समस्या होती है, किसी बिंदु को लेके आपके समझ में कोई कंफ्यूजन है तो आप कांटेक्ट करके उस चीज का समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो आज हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों के प्रमुख रूप से। सबसे पहले आती है कि विश्व के शक्तिशाली शासन अध्यक्षों में से एक हम बात करें भारत के देश के प्रधानमंत्री की और अन्य देशों के प्रधानमंत्री की तुलना करें तो भारत का जो शासन अध्यक्ष है यानी जो प्रधानमंत्री है वो एक शक्तिशाली और एक अच्छे नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं। यानी उनका नेतृत्व और उनकी क्षमता बहुत अधिक है जिसके कारण देश की स्थिति है वो काफी अच्छी रहती है और देश है वो धीरे धीरे एक अच्छे विकासशील देश की ओर अग्रसर हो रहा है। अच्छा डेवलपमेंट है वो देश का हो रहा है। ये प्रमुख रूप से किस पे निर्भर करता है, उस देश के शासन जो अध्यक्ष है उस पे निर्भर करता है। तो भारत के जो शासन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री ये प्रमुखतः विश्व के सभी देशों की तुलना करें हम प्रधानमंत्रियों की तो एक शक्तिशाली और विशिष्ट गुणों और क्षमता वाले जो व्यक्ति है प्रतिनिधित्व करने वाले शासन अध्यक्ष हैं। बात आती है सरकार का प्रमुख मुखिया यानी सरकार का जो प्रमुख लीडर है, प्रमुख नेतृत्व करने वाला है वो प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री होता है क्योंकि अपने देश में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इस कारण समस्त कार्य हैं वो प्रधानमंत्री है उसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जबकि प्रमुख रूप से जो देश का प्रथम व्यक्ति है राष्ट्राध्यक्ष है वो प्रमुख रूप से कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। बात आती है केंद्रीय मंत्रिमंडल है वह नीतिगत निर्णय स्वयं की देखरेख में। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है यानी जो कैबिनेट मंत्रालय है और उसके साथ साथ जो प्रमुख नीतिगत निर्णय है वो भी क्या है कि प्रधानमंत्री अपने देखरेख में संपन्न करवाता है। कैबिनेट की मीटिंग में जो निर्णय लिए गए हो, जो विचार विमर्श लिए गए हो, इसके साथ साथ तो सरकार की नीतियों के संबंध में जो निर्णय है वो भी क्या है कि प्रधानमंत्री है वो स्वयं की देखरेख में उनको प्रमुख रूप से संपन्न करवाता है, प्रमुख रूप से उनको करता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो कैबिनेट मंत्रिमंडल और उसके साथ साथ जो सरकार के नीतिगत फैसले हैं वो किसकी देखरेख में तैयार होते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं उनको गहनता से विचार करके, गहनता से उनको समझ के, विचार विमर्श करके उसके बाद में उनके ऊपर प्रमुखता निर्णय लेता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो इसमें प्रधानमंत्री की भूमिका है वो महत्वपूर्ण रहती है। बात आती है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। पहले जो अपने नीति आयोग है उसका नाम परिवर्तित था लेकिन बाद में उसका नाम है वो नीति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और नीति आयोग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब बात आती है कि जो नीति आयोग है उसको जो पहले उसका नाम था बाद में उसका नाम जो परिवर्तित कर दिया गया वो कब किया गया, तो ध्यान रखना कि इसका नाम परिवर्तित नाम क्या है, नीति आयोग है। और नीति आयोग की जो स्थापना की गई, नीति आयोग की जो स्थापना की गई वो कब की गई, 1 जनवरी 2015 को। कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है ये कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ध्यान रखना जो नीति आयोग है उनके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री है और इसकी स्थापना कब की गई, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। बात आती है आगे
कि सरकार का वास्तविक अध्यक्ष, सरकार के वास्तविक अध्यक्ष और अवास्तविक अध्यक्ष की बात करें तो जो संघीय कार्यपालिका है उसको प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। जो नाम मात्र की कार्यपालिका है उसके जो प्रधान है वो होते हैं राष्ट्रपति, और जो वास्तविक कार्यपालिका है उसके प्रधान है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। तो बात आती है यहाँ पे कि सरकार का वास्तविक अध्यक्ष है वो कौन होता है? तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होने के कारण सरकार का जो वास्तविक अध्यक्ष है, सरकार का जो वास्तविक लीडर है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि समस्त कार्य क्या है कि उसकी देखरेख में, उसके विचार विमर्श के आधार पे, उसके निर्णय के आधार पे, उसकी निर्णयों की शक्ति के आधार पे प्रमुख तय किए जाते हैं, प्रमुख संपन्न किए जाते हैं। बात आती है मंत्रियों की नियुक्ति व विभागों का बंटवारा। जब एक प्रधानमंत्री है उसको प्रधानमंत्री का पद मिल गया, उसको नियुक्ति मिल गई, उसकी शपथ ग्रहण हो गई, तो उसका प्रमुख रूप से क्या दायित्व बनता है? प्रथम दायित्व बनता है कि वो अपने मंत्री परिषद का विस्तार करे, मंत्री परिषद का गठन करे, क्योंकि वो मंत्री परिषद का क्या होता है? नेता होता है, उसका लीडर होता है। तो जैसे ही उसकी नियुक्ति हो जाती है, प्रमुख कार्य क्या होता है कि मंत्रियों को चुनना और उन मंत्रियों को कौन कौन से विभाग देने हैं उसका प्रमुख रूप से जिम्मेदारी किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। बात आती है त्याग पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने की सलाह। त्याग पत्र है किस मंत्री के स्वीकार करने हैं, किस मंत्री के अस्वीकार करने हैं, ये कार्य भी प्रमुख रूप से क्या है कि प्रधानमंत्री की क्षमता पे निर्भर करता है। प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है, परामर्श देता है, उसके आधार पे क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रियों के जो त्याग पत्र है उनको स्वीकार करता है और अस्वीकार करता है। बात आती है मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता। जब प्रधानमंत्री है वो मंत्री परिषद का निर्माण करता है, गठन करता है, तो इसके साथ साथ मंत्री परिषद का वो नेता भी होता है, और नेता होने के कारण, लीडर होने के कारण वो क्या करता है कि मंत्री परिषद की समस्त बैठकों की, मंत्री परिषद की जो समस्त बैठकें होती है, चाहे वो कैबिनेट स्तर की बैठकें हो, चाहे वो सामान्य बैठकें हो, उनकी जो अध्यक्षता करता है, उनकी जो लीडरशिप करता है, वो प्रमुख रूप से किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्री परिषद की जो बैठकें होती है उनका प्रमुख रूप से कार्य संपन्न किया जाता है। बात आती है मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य। मंत्री परिषद है जो प्रधानमंत्री की, उसकी एक विशेषता ये होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के सदस्यों में एक समन्वयता स्थापित कर सके, एक एकता स्थापित कर सके, और अगर मान लो कहीं भी अगर मंत्री परिषद के सदस्यों में विचारों में एक रूपता उत्पन्न नहीं हो पाती, किसी विषय को लेके वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो यहाँ दायित्व बनता है प्रधानमंत्री का कि वो एक इकाई के रूप में अपने मंत्री परिषद से कार्य करवाए, उसको संगठित रखे, और किसी प्रकार के अगर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं तो उनको मतभेद दूर करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। बात आती है कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराना। जो कैबिनेट मंत्रालय है जिसका भी लीडर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, जो फैसले लिए गए हैं, जो कार्य करने हैं, उसके बारे में समस्त सूचनाएं हैं वो भी क्या है? प्रधानमंत्री कैबिनेट की समस्त सूचनाओं को किसके पास पहुंचाएगा, किसको जानकारी देगा? राष्ट्रपति को कैबिनेट से संबंधित समस्त विषयों की, समस्त निर्णयों की जानकारी देगा। तो एक प्रकार से कहा जाए तो क्या है कि कैबिनेट और राष्ट्रपति के बीच में जो संपर्क सूत्र का कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रमुखतः प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। बात आती है किसी निर्णय पर पुनः विचार मंत्री परिषद में करवाना, यानी किसी निर्णय को अगर राष्ट्र प्रधानमंत्री है वो किसी निर्णय को लेकर संतुष्ट नहीं हो पाता या उसको लगता है कुछ इसमें कमी है, तो उसके बाद में प्रमुखतः क्या है कि किसी विषय पर, किसी निर्णय पर पुनर्विचार करवाना है, वापस उस पर सोच विचार करवाना है। तो ये कार्य प्रमुखतः किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगर उसको किसी विषय में कमी लगती है या कोई त्रुटि लगती है तो पुनर्विचार के लिए वो प्रमुख रूप से क्या है कि मंत्री परिषद में उस पर वापस निर्णय और विचार भी करवा सकता है। अब बात आती है आगे कि जो महत्वपूर्ण जो सरकारी विधेयक है उन पे प्रमुख रूप से क्या है कि विचार विमर्श करना है, निर्णय करना है, किस प्रकार से उनको किस समय प्रस्तुत करना है,
ये भी प्रमुख रूप से कार्य क्या है कि प्रधानमंत्री की देखरेख में संपन्न होता है। बात आती है सरकारी विधेयक के निरीक्षण व सलाह से तैयार। जो सरकारी विधेयक है वो किसकी सलाह से, किसकी जांच से प्रमुख रूप से तैयार किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, सरकारी विधेयक के संबंध में भी क्या है कि प्रधानमंत्री से समय समय पर विचार विमर्श किया जाता है और उसकी सलाह से भी क्या है, प्रमुखतः सरकारी विधेयक है उनको प्रमुख रूप से तैयार किया जाता है और प्रमुख रूप से संसद में उनको प्रस्तुत किया जाता है। बात आती है परस्पर उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर करना। कई बार हम देखते हैं कि जिस विधेयक पर चर्चा की जा रही है उस विधेयक पर जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनमें कई बार आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाता है और मतभेद उत्पन्न होने के कारण क्या है कि एक मत से निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ जब मतभेद उत्पन्न हुआ है, जब मंत्रियों के बीच में जो विचारों की असमानता उत्पन्न हो गई है, उनकी एक राय नहीं बन रही है, समस्याएं आ गई है, तो यहाँ उस समस्या का समाधान करना, उनके विचारों में जो मतभेद आए गए हैं उनके विचारों में एक रूपता लाने का प्रयास करना, वो प्रमुख रूप से किसका कार्य बनता है, प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो विचारों की जो मतभेदता है उसको दूर करने का प्रमुखतः प्रयास करे और सभी मंत्रियों के विचारों को एक समानता के रूप में लाने का प्रयास किया जाएगा। बात आती है संपूर्ण प्रशासन में सामंजस्य स्थापित करना। हम देखते हैं कि कई बार कुछ मंत्री है, कुछ विधायक है, सांसद है, इनमें विभिन्न प्रकार की एक गतिरोध उत्पन्नता हो जाती है, ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, ये एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के जो निर्णय है उससे सहमत नहीं हो पाते और सहमत नहीं होने के कारण देखते हैं कि शासन में जिस तरीके से संचालन किया जाना चाहिए, शासन की व्यवस्थाओं को लागू किया जाना चाहिए, उस प्रकार कई बार कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ प्रधानमंत्री का प्रमुख दायित्व बनता है कि ये जो सामंजस्य में गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, तो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं को दूर करे और प्रमुख रूप से सामंजस्य स्थापित करे, यानी संपूर्ण प्रशासन है, व्यवस्था है, उसको एक रूपता के साथ लाने का प्रयास करे और एक उचित इकाई के रूप में, एक उचित संगठन के रूप में प्रमुख कार्य किया जाना चाहिए। बात आती है संसद में प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य वक्ता। संसद है उसमें सरकार का जो प्रमुख लीडर होता है, सरकार का मुख्य वक्ता होता है। मुख्य वक्ता का मतलब हो गया कि सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने वाला, सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करने वाला प्रमुख रूप से जो कार्य किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये बात भी स्पष्ट होती है कि संसद में प्रधानमंत्री है वो सरकार का मुख्य वक्ता होता है। मुख्य वक्ता यानी समय पर, उचित समय पे सही तरीके से सही बात को रखने वाला जो व्यक्ति होता है वो प्रमुख रूप से क्या है कि प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार ये सरकार का मुख्य वक्ता होता है, सरकार का मुख्य रूप से बोलने वाला व्यक्ति भी कहा जाता है इनको। बात आती है महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श। जो केंद्र स्तर पर प्रमुखतः जो नियुक्तियां की जाती है उन नियुक्तियों के संबंध में भी प्रधानमंत्री को विशेष शक्तियां प्राप्त है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो समस्त नियुक्तियां की जाती है उनमें प्रमुख रूप से क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह प्रमुख होती है। प्रधानमंत्री है वो विभिन्न पदों को, नियुक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है, विचार विमर्श करता है उसके साथ में, जैसे वो महान्यायवादी का पद हो, चाहे राज्यों के राज्यपाल का पद हो, चाहे मंत्री परिषद में मंत्रियों का पद हो या अन्य विभिन्न प्रकार के पदों की नियुक्ति के संबंध में हम प्रमुख रूप से देखते हैं कि प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को प्रमुख रूप से सलाह देता है, उसके साथ विचार विमर्श प्रमुखता करता है और उसके आधार पर बाद में क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। बात आती है सत्र कब बुलाया जाए, स्थगित किया जाए और भंग किया जाए, यानी सत्र को किस समय बुलाना है, किस समय सत्र है उसको स्थगित करना है और किस समय सत्र को भंग करना है। ये भी प्रमुख रूप से क्या है कि कार्य प्रधानमंत्री की देखरेख में तय किए जाते हैं। सत्र का समय क्या होगा, सत्र कितने समय तक का रहेगा, सत्र को बुलाने के साथ साथ उसको स्थगित कब करना है, उसको समाप्त कब करना है, इसके साथ साथ लोकसभा है उसको भंग करने में भी महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो प्रधानमंत्री की रहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह से ही क्या है राष्ट्रपति है वो क्या है लोकसभा को भंग करता है। आगे बात आती है कि विपक्ष के विरोध का सामना किस प्रकार किया जाए। हम देखते हैं कि जो अपनी वर्तमान समय में जो पक्ष है अपना, यानी जिस दल की सरकार बनी हुई है उस दल के विपक्ष में जो पार्टी होती है वो प्रमुख सरकार के कार्यों की आलोचना करती है, सरकार के कार्यों में कमियां निकालती है, दोष निकालती है। तो
तो जब विपक्ष के द्वारा हमले किए जाते हैं पक्ष पे यानी सरकार पे, तो उन हमलों का, उन विरोधों का प्रत्युत्तर भी किसके द्वारा दिया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जो विपक्ष है उसके द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, जो गतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जो समस्या उत्पन्न की जा रही है, उस गतिरोध को, उस समस्याओं को, उन तनावों को दूर करने का कार्य प्रमुख रूप से किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। बात आती है विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेना। विदेशों से किस प्रकार से संबंधित कार्य करने हैं, किस प्रकार की हमारे देश को आवश्यकताएं हैं, किन चीजों की हमारे पास अधिशेष रह जाता है, तो ये संबंधित जो समस्त कार्य हैं इनका भी प्रमुख रूप से निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जाता है। बात आती है विदेशों में भारत का प्रतिनिधि, यानी जो विदेश है, दूसरे देश है, उनमें प्रमुख रूप से क्या है कि भारत का जो प्रतिनिधित्व करता है, भारत की जो लीडरशिप करता है, वो किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रमुखतः क्या है कि विदेशों में प्रतिनिधित्व है वो किया जाता है, और विदेशों से संबंधित जो भी कार्य हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह से ही प्रमुखतः संपन्न किए जाते हैं, प्रमुखतः कार्य करवाए जाते हैं।